हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवनेशन क्लासेज। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। और इसमें हम लोग सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये जो सेट है ये हम लोग किरण पब्लिकेशन के बुक से कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी और एससीबीटी, जिसमें पूरी तरह से यह न्यू पैटर्न पर और खासकर एनसीईआरटी पर यह आधारित है सभी प्रश्न। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। और हाँ, खास बात, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे खान सर रहमान और कौटिल्य जीएस के भी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। सभी का प्लेलिस्ट करके आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए इस सेट में थोड़ा सा जूमिंग में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जूम करने पे थोड़ा सा लेफ्ट और राइट स्पेस बचता है, क्योंकि इसमें एक पेज में 3 पार्ट में क्वेश्चन होता है। तो थोड़ा बुक से फोटो खींचकर पीडीएफ बनाने के बाद थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि गुप्त वंश, जिसका कार्यकाल 320 से लेकर 540 ईस्वी तक है, के शासनकाल के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किसका अधिकार है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त का अधिकार था। 1 का 2 सही है। आगे देखिए कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था। अपने शासन के कौन से वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा किया। तो इसने 10वें वर्ष, शासन के 10वें वर्ष में अपने बोध गया का यात्रा किया था। देखिए किरण पब्लिकेशन के बुक में थोड़ा बहुत लैंग्वेज का इशू होता है। क्वेश्चन थोड़ा आसान भी रहेगा, मॉडरेट भी, लेकिन थोड़ा लिखावट जो है ना, वो मतलब लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं। आगे है 3 नंबर, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। तो 3 का सही ऑप्शन नंबर ए, भाब्रू अभिलेख में त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। 3 का 1 हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। आगे है 4 नंबर, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। 4 का 2 हो जाएगा शाहजहां, कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। या फिर यूं कहें कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया है। 6 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर, 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में बैठक कर प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। तो उस आंदोलन का नाम पूछ रहा है कि वो कौन सा आंदोलन था। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और रॉलेट एक्ट। तो उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में हुआ था। तो 7 का 2 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में 9 अगस्त 1942 को या 8 अगस्त 1942 को हुआ था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में किया गया था और रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। चलिए आगे है कि वर्ष 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ही 1903 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिए 9 नंबर, इसमें कहा गया कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयं सेवियों ने प्रतिभागी लिया था। यानी जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, 12 मार्च से दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था, तो कितने मेंबर ने इनके साथ गए या फिर भाग लिया था इस यात्रा में। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 78 प्रतिभागियों ने इस यात्रा में भाग लिया था। और ये जो दांडी मार्च था यह 12 मार्च 1930 से शुरुआत होकर 6 अप्रैल या फिर 5 अप्रैल 1930 तक चला था और 6 अप्रैल को फिर यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर कोणार्क में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। 10 का 4 हो जाएगा। आगे देखिए 11, शीत युद्ध के मुख्य शत्रु कौन थे। तो शीत युद्ध के जो मुख्य शत्रु था वह था यूएसए और यूएसएसआर। 11 का 4 हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित में किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है। स्वेच्छाचारी शासन संभव है किस स्थिति में। तो 12 का देखिए 12 का 1 हो जाएगा,
एक दलीय जब राज्य रहेगा तो वहां पर आपका स्वेच्छाचारी शासन संभव हो सकता है। आगे देखिए 13, मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई थी? तो इनकी जो नियुक्ति हुआ था वह सिक्किम उच्च न्यायालय में किया गया था। यह पहली वहां की प्रथम महिला न्यायाधीश थी सिक्किम की मीनाक्षी मदन राय को नियुक्त किया गया था। चलिए आगे 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। शाह कमीशन का बिल्कुल गलत है। नानावटी कमीशन यह भी नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है और बलवंत राय मेहता समिति को 1957 ईस्वी में गठित किया गया था। चलिए आगे देखिए 15, कि निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता? व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण कौन करता है? तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कॉर्पस व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। 15 का 3 हो जाएगा। शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है तो उस समय को शून्यकाल कहते हैं। देखिए ये ऑप्शन आपका ए आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच के काल को शून्यकाल कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। 17 का 2 हो जाएगा। आगे देखिए 18, किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संघ के 19वें राज्य के रूप में हुआ था? तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को किया गया था। 18 का 2 हो जाएगा कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य की स्थापना किया गया था। भारत में एक राज्य का गवर्नर द्वारा हटाया जाता है। भारत में एक राज्य का गवर्नर किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो यह केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। 19 का 3 हो जाएगा राष्ट्रपति। इसको राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को क्या सुनिश्चित करता है? यानी फिर भाग 14 में या अनुच्छेद 14 में किसका उल्लेख किया गया? तो इसमें समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, और इसमें समानता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में किया गया, और निःशुल्क और अनिवार्य आधारभूत शिक्षा का अधिकार यह 21 के ए में किया गया। 21 का ए में किया गया शिक्षा का अधिकार को कहा गया है। आगे देखिए 21 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 24 में किया गया है। 24 में है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का 5 वर्ष होगा। चलिए आगे देखिए 23 नंबर, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? यानी किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के 33% सीट की आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो यह 106वां संविधान संशोधन 2023 में किया गया है। आगे देखिए 24 नंबर, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? यानी जो वोटर आईडी कार्ड होता है उस पे जो फोटो लगाकर यह कब जारी किया गया? तो फोटो के साथ इसे 1993 ईस्वी में लागू किया गया था। 24 का 4 हो जाएगा 1993। 2 अक्षांश के बीच समय अंतर कितना होता है? तो 2 अक्षांशों के बीच का जो समय अंतर होता है वह 4 मिनट का होता है। 25 का 3 हो जाएगा 4 मिनट। एक हरिकेन एक क्या है? एक हरिकेन जो है यह एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रणाली है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रणाली है। 26 का 2 हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? ताजे जल के अनुसार समुद्री जल का हिमांक बिंदु निम्न होता है। 27 का 2 हो जाएगा निम्न। चलिए आगे देखिए अगला है कि 28 नंबर में कि मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन को देखते हैं। इसका वर्गीकरण हेलोफाइटा समूह में किया गया है। मैंग्रोव वनों के जो वर्गीकरण वह हेलोफाइटा समूह में किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अलौह धातुओं जैसे तांबा, जस्ता और तांबा के बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो जस्ता और तांबा का सबसे अधिक यह बड़ा भंडार भारत के राजस्थान में पाया जाता है। तांबा जो है वह राजस्थान के खेतड़ी में सबसे अधिक निकाला जाता है या फिर भंडार है। तो चलिए आगे देखिए 30 नंबर, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी
वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। वर्षा का जो अधिकांश भाग है वह उत्तर पूर्वी मानसून या फिर लौटती मानसून इसको कह सकते हैं। यह कहाँ पर होता है? तो यह कोरोमंडल तट या और रॉयल सीमा में होता है। 30 का 4 हो जाएगा कोरोमंडल तट, या फिर तमिलनाडु भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश हो तो वहां पर जो वर्षा होता है वह लौटती हुई मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होता है। कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजन की भांति कार्य करता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरावली श्रेणी। ये जो है यह जल विभाजन का काम करता है सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच। निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? किस नदी को सर्वप्रथम जोड़ा गया है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा और गोदावरी नदी को सर्वप्रथम जोड़ा गया था और इसको सितंबर 2015 में जोड़ा गया था। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटा के रूप में बांटा गया है? तो हेलोफाइटा के रूप में सुंदर वन को बांटा गया। सुंदर वन को हेलोफाइटा समूह में रखा गया है। 33 का 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 34 नंबर उपाय एवं युक्ति आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार क्या है? तो इसका जो भार होता है वह राज्य सरकार के लिए होता है। 34 का 3 हो जाएगा राज्य सरकार। निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉर्पोरेशन कर तथा आय कर। 35 का 3 हो जाएगा कॉर्पोरेशन कर और आय कर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रति वर्ष प्रीमियम की राशि क्या है? तो इसमें प्रति वर्ष प्रीमियम की राशि 12 रुपया इसकी प्रति वर्ष प्रीमियम की राशि है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करें। आइए देखते हैं कि भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन से वित्तीय समावेश प्रक्रिया का भाग है? इन चारों ऑप्शन में से कौन वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया का भाग है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त में से सभी वित्तीय समावेशन का ही पार्ट है। आगे है 38 नंबर मानव पूंजी सूचकांक HCI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 38 का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया कि हाल ही में भारत ने एक परियोजना रणनीतिक पेट्रोल भंडार SPR कच्चे तेल के युद्धकाल प्रबंधन हेतु भारत के विभिन्न हिस्सों में शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सा सूची में शामिल नहीं है? इसमें कौन है जो सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें पुणे को इस सूची में शामिल नहीं है। बाकी आपका चांदीखोल उड़ीसा में है, कर्नाटक में पद्दूर और विशाखापट्टनम, ये तीनों है, सिर्फ पुणे इस सूची में शामिल नहीं है। भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना KSY शुरू की गई। यह योजना किसके लिए एक योजना नहीं, किसके लिए यह योजना है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन 3 कृषि समुद्र प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास। कृषि समुद्र प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए इस योजना को चालू किया गया है। आइए देखते हैं 41 नंबर कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो पहला है कथन, इसमें कहा गया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI की अनुमति है और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत वायु सहित जल और मृदु पेय नहीं आते हैं। तो आइए देखते आगे ऑप्शन क्या कहा गया है। इसमें कूट में आंसर दिया है और थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें कहा गया कि बियर और अन्य अल्कोहल युक्त पेय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसमें से उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही, बाकी 2 नंबर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। 42 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौसम परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलता निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के अंतर्गत केंद्र की योजना थी। 43 का 1 नंबर ही सही है। देखिए बुक से जब PDF फोटो लिया गया, PDF बनाया गया, तो थोड़ा होता है क्या कि इस बुक में एक पेज में 3 क्वेश्चन है, तो जूम करने में यहाँ पर ऑप्शन कट जा रहा है। तो हम इसीलिए आपको इस बुक का सेट का PDF टेलीग्राम पर डाल देते हैं, वहां से भी जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। आइए देखते हैं 44 नंबर। जब एक व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है किंतु दूर की वस्तु को देख सकता है, तो यह कौन सा रोग से पीड़ित है? जब वह दूर की वस्तु को देख सकता है तो जाहिर सी बात है वह दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। यानी
जिसको देखता है वह उसी रोग से पीड़ित है, तो उसे हाइपरमेट्रोपिया यानी दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो 44 का 3 हो जाएगा। अगर इसमें बोलता है कि वह निकट की वस्तु को देख पाता है, दूर की नहीं, तो वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, जिसे मायोपिया कहा जाता है। चलिए 45 नंबर है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला हो जाएगा। 45 का 2 नंबर। 46 नंबर में है कि एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है वह क्या कहलाता है? तो उसको अवतल दर्पण, जो अंदर की ओर धंसा है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, और जो बाहर की ओर उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है, या उत्तल लेंस भी उसको कह सकते हैं। आगे है कि एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी गति के क्या होता है? तो एक वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसके गति के संबंधित नहीं, बराबर भी नहीं होगा। ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है। आगे ऑप्शन को देख लेते हैं। ये गति के जो है यह प्रत्यक्ष अनुपातिक होगा। 47 का 4 हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुपातिक होगा। चलिए आगे 48 नंबर कि वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को धुंधला दिखाई देता है, क्या कहा जाता है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरमेट्रोपिया। वह जो है दूर की वस्तु को तो देख रहा है लेकिन नजदीक के नहीं देख रहा है, तो यह पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे देखिए 49 नंबर, ध्वनि की गति और विमान की गति का अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसके अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है, मैक संख्या कहा जाता है। जर्मन सिल्वर में किसका मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर में तांबा, निकल और जिंक होता है। जर्मन सिल्वर में याद रखें कि इसमें सिल्वर नहीं होता, सिर्फ नाम में सिल्वर होता है लेकिन मिश्रण में सिल्वर यूज नहीं होता है, चांदी का यूज नहीं होता है। और इसका शॉर्ट ट्रिक है जातानी, यह शॉर्ट ट्रिक है, जस्ता, तांबा, निकेल जर्मन सिल्वर में होता है। तो 50 का 2 हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है? 51 में कौन एक कठोर धातु है? तो इसमें टंगस्टन जो है यह एक कठोर धातु है। 52 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? तो 52 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा H2SO4, यह एक अम्ल, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। यह तो जल हो गया H2O जल, और यह सोडियम क्लोराइड नमक है। आगे देखिए 53 नंबर, ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अम्ल का उपयोग करते हैं, तो इसमें किस अम्ल का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल बैटरी में? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 कहते हैं, इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। 53 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर, कॉटन फाइबर किससे बना होता है? तो कॉटन जो फाइबर होता है वह सेलुलोज का बना होता है। 54 का 1 नंबर हो जाएगा सेलुलोज। 55 नंबर में है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट। कहाँ है? यहाँ पर देखिए 4 भी चलेगा कि 98.4 फ़ारेनहाइट, या फिर 6 या 4 जो भी चलेगा। अगर डिग्री सेल्सियस में कहे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कहे तो 310 केल्विन होता है। एंटीजन का कार्य क्या होता है? तो एंटीजन का कार्य एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करना इसका एंटीजन का कार्य होता है। आगे 57 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा एस्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन एक एस्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? तो यह थायरॉक्सिन एक एस्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन डी को कहा जाता है। 58 का 4 हो जाएगा। विटामिन डी एक सनशाइन विटामिन है। गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है। तो गाजर और आम किसका स्रोत है? यानी इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो 59 में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए इसका सही उत्तर है कि गाजर और आम में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग ये मत शुरू कीजिएगा कि कच्चा आम या पके आम, ठीक है? जब गाजर दिया है, आम दिया, तो यहाँ पर विटामिन ए ही होगा। कच्चे में तो विटामिन सी होता है। सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर यानी IQ लेवल कितना होता है? तो 60 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 90 से 110 होता है। IQ लेवल सामान्य मनुष्य का 90 से 110 होता है। 61 में देखिए मैथ दिया गया है इतना बराबर 100, ये तो इतना का मान पूछ रहा है, तो बहुत आसान है, बस खाली पॉइंट को ऊपर नीचे करके आपको काटना है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 100/10 आ जाएगा 62। देखिए एक बल्लेबाज की 15 पारियों की एक निश्चित औसत थी, लेकिन उसने 16वीं पारी में 156 रन बनाए, जिससे उसकी औसत 8 रन बढ़ गई। उसकी नई औसत पता करता है, यानी उसका नया जो एवरेज है वह क्या है? तो इसका जो नया एवरेज हो जाएगा वह 36 होगा। 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 36। चलिए अगला 63 नंबर, शहर की वयस्क आबादी के 70% पुरुष तथा 60% महिला है, यानी 70% मेल है और 60% फीमेल साक्षर है। तो
आबादी में कितना परसेंट साक्षर है। तो इसी कुल आबादी में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल आबादी नहीं दिया है। जब आपको टोटल आबादी नहीं दिया गया है तो आप 70% पुरुष और 60% महिला कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो 63 का 4 नंबर हो जाएगा। यदि 400 सेब का क्रयमूल्य 320 सेब के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ क्या होगा। तो यह प्रश्न आपको प्रतिदिन आ रहा है, हर सेट में क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य से आ रहा है लाभ हानि। तो जब वस्तु के रूप में लाभ हानि की गणना करना हो तो आप विक्रयमूल्य से सीपी की जगह, क्रयमूल्य की जगह विक्रयमूल्य को यूज करना पड़ता है। तो 80/320 गुना 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। 8 चौके 32, 4 से 25 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100, तो 25% लाभ हो जाएगा। 64 का 3 नंबर। आगे देखिए 65, कितनी राशि 5 वर्ष सावधिक जमा में निवेश करनी होगी जिस पर प्रति वर्ष 250 रुपया ब्याज मिल सकता है और ब्याज की दर 10% है। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए। मूलधन जो है यह 2500 रुपया आ जाएगा। चलिए आगे देखिए 68 नंबर। एक नल और एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टंकी भरने के बाद ऐसा ही 3 और नल को खोल दिया जाता है, वह टंकी पूरे तरह से भरने में कितना समय लेगा। तो पहले तो आधा टंकी तो पहले एक नल भरता है, ठीक है, यानी एक टंकी को 6 घंटे भरता है, तो आधा यह भरेगा 3 घंटे में। उसके बाद फिर इसी तरह से 3 और नल खोल दिया जाता है आधा टंकी को भरने के लिए, तब इसमें टोटल समय हो जाएगा 3 घंटा 45 मिनट। पवन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पवन शब्द का अर्थ हो जाएगा वायु। वायु इसका सही उत्तर है। आगे 68 नंबर के जो पीने योग्य है उसे क्या कहते हैं, तो जो पीने योग्य है उसे पेय कहते हैं। 68 का हो जाएगा 4 नंबर। 68 का 4 से ये पेय पदार्थ या पेय हो जाएगा। 69 नंबर देखिएगा, एक आध दो प्रश्न तो इंग्लिश का दरोगा में रहेगा ही, क्योंकि सिलेबस में दिया गया है। इसमें कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, वन हैज रियरली सीन सच क्वेरीज फॉर अ फिल्म। तो 69 का सही हो जाएगा ऑप्शन 4, सच क्वेरीज हैव रियरली बीन सीन फॉर अ फिल्म। 70 नंबर है। 70 नंबर में देखिए कि टू लेट द चिप फॉल वेयर दे में, तो 70 का सही हो जाएगा ऑप्शन 2, टू लेट समथिंग हैपन रिग्रेटली फॉर कंसिक्वेंस। आगे देखिए 71 नंबर। बिहार राज्य का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है। बिहार राज्य का पहला फूड पार्क खगड़िया में स्थापित किया गया है। 71 का 2 हो जाएगा खगड़िया। बिहार राज्य के किस जिले में गोगाबिल झील है। बिहार राज्य के किस जिले में गोगाबिल झील है, तो यह गोगाबिल जो झील है यह कटिहार में है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। आगे देखिए 73 नंबर में कहा गया कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 73 का हो जाएगा सुमेलित नहीं है तो प्रतिनिधि निर्वाचन विधि, ये दिया गया क्वेश्चन में। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव या मिलान गलत है। आगे 74 नंबर। कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है। ओबरा बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ओबरा बिहार के औरंगाबाद में है, जो कालीन उत्पादन के लिए प्रमुख है। MS वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट किया जाता है किसके द्वारा, या पेज नंबर को इंसर्ट कहाँ कर सकते हैं, तो पेज नंबर को जो है हेडर और फुटर दोनों जगह इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर और फुटर में दोनों जगह इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+N कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है, तो Ctrl+N से नया पेज हम लोग ओपन करते हैं, तो इसमें हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट। विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाले फीचर को क्या कहते हैं, तो इस फीचर को आइकॉन कहा जाता है। आगे देखिए आप लोग यूट्यूब में भी देखते हो कि हर किसी का एक लोगो होता है, आइकॉन होता है, तो वो सबका अपना अपना आइकॉन होता है। भारतीय वायुसेना के रख रखाव मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय नागपुर में है। 78 का 3 हो जाएगा नागपुर। अगला प्रश्न है कि एडविन हब्बल विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। एडविन हब्बल का संबंध खगोल शास्त्र से है। 79 का 2 हो जाएगा खगोल शास्त्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर के साथ साथ प्रोफेसर CNR राव को भी भारत रत्न दिया गया था। इन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया इन दोनों व्यक्तियों को। चलिए आगे देखिए 81 नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। 81 का 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर। किसने रघुपति राघव राम राजा राम लिखा है, तो यह जो गाना या फिर कविता है यह विष्णु दिगंबर पुलस्कर के द्वारा लिखा गया है, और यह जो है महात्मा गांधी का प्रिय भजन था। आगे देखिए 83 नंबर। ड्रैगनसर सीड किसने लिखी है, तो यह जो ड्रैगनसर सीड है यह पल्स एस बक के द्वारा लिखा गया है। 83 का 1 हो जाएगा। 84 नंबर है। गांधी के बाद भारत एक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो यह जो पुस्तक है यह रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। 84 का 2 नंबर है। 85 नंबर है कि जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है, 85 का 4 हो जाएगा। आगे 86 नंबर के विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, 86 का 3 है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। जो मनीला यह शहर या फिलीपींस में है, तो 87 का 3 नंबर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। निम्न में से कौन एक ब्रिक्स देश है? इन चारों में से कौन है जो है एक ब्रिक्स का देश है? तो 88 का हो जाएगा 4 नंबर रूस। रूस जो है यह ब्रिक्स का मेंबर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। द हेग नीदरलैंड। 89 का हो जाएगा 4 नंबर द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। आगे देखिए 90 टॉड मेमोरियल ट्रॉफी भारत में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध फुटबॉल से है। टॉड मेमोरियल ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 91 नंबर इसमें है कि भारत में सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? सिंधिया गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है, तो 91 का 1 हो जाएगा। आगे 92 नंबर कि ओवर ट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है? ओवर ट्रिक शब्द यह ब्रिज खेल से संबंधित है, 92 का 1 है ब्रिज। गौडगिल आयोग का संबंध किससे है? गौडगिल आयोग का संबंध पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट से संबंध है गौडगिल आयोग का। आगे देखिए 94 की राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में किया गया है। 94 का 3 हो जाएगा 2010। चराई देवी मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? चराई देवी मैदान भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के असम में है। चराई देवी भारत के असम राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई किस सुरंग परियोजना का निर्माण शुरू हुआ है जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है? तो दुनिया के जो सबसे ऊंचा सुरंग है वह सिंकुला सुरंग है। इसी का निर्माण शुरू किया गया। 96 का 4 हो जाएगा। आगे 97 नंबर क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका नया सदस्य बना है। निम्नलिखित में किस संस्था ने पैकेज खाद्य पदार्थों के लेवल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन 3 FSSI। 98 का 3 नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें कहा गया है कि वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया, महाराष्ट्र को दिया गया है। आगे इस सेट का अंतिम प्रश्न की न्यूपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसमें पहला एशियाई खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बना है। 100 का 3 नंबर हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा अंतिम प्रश्न था जो समाप्त हुआ। तो देखिए हम आपको इस PDF में आपको आंसर भी अवेलेबल फिर से सेट को बनाकर आप मिला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का सेट नंबर 5 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को हमारे अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।